नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे 15 पॉइंट्स की जो एक कंपनी को आउटस्टैंडिंग बनाते हैं। 4 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं 5th पॉइंट पे। क्या कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन कमा रही है? इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स ग्रोथ की वैल्यू सिर्फ तब है जब उसके साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी हो, नहीं तो सेल्स ग्रोथ यूजलेस है। इंडस्ट्री की कंपनीज का पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट मार्जिन आपस में कंपेयर करें। हमें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिनके प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो। मार्जिनल कंपनीज मतलब वो कंपनीज जिनके प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं, उनमें इन्वेस्ट नहीं करना है। उनमें आप सिर्फ तब इन्वेस्ट कर सकते हो जब उन कंपनीज का बिजनेस फंडामेंटली चेंज हो रहा हो, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा हो और वो बढ़ोतरी परमानेंट हो, जिसकी वजह से वो कंपनी जल्द ही मार्जिनल कंपनी की कैटेगरी से बाहर निकल जाएगी। अगर बड़ी कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन कम हो तो हो सकता है वो टेम्परेरी हो, क्योंकि हो सकता है कंपनी अपने प्रॉफिट्स रिसर्च और सेल्स प्रमोशन के लिए यूज़ कर रही हो कुछ टाइम के लिए। ऐसी सिचुएशन और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। और जब पूरी इंडस्ट्री ही अच्छा कर रही हो तो सब कंपनीज के मार्जिन ज़्यादा हो जाएंगे और मार्जिनल कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज दिखाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉफिट ग्रोथ भी ज़्यादा होगा कंपेयर टू कंपनीज जिनके मार्जिन ऑलरेडी ज़्यादा ही थे। बट फिर मार्जिनल कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन कम भी उसी स्पीड से होते हैं बुरा टाइम आने पे। 6th पॉइंट, कंपनीज क्या कर रही हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन को बनाए रखने के लिए या और बेहतर बनाने के लिए। कंपनी का सक्सेस इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि जब आपने कंपनी खरीदी तो मार्जिन कितना था, बल्कि इस बात पे करता है कि फ्यूचर में कितना होगा। वेजेस और सैलरी कॉस्ट हर साल बढ़ती है और लेबर कॉस्ट बढ़ने की वजह से रॉ मटेरियल और सप्लाईज कॉस्ट भी बढ़ती है। कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ाकर मार्जिन मेंटेन करती हैं क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है या फिर क्योंकि कॉम्पिटिटर्स ने कंपनी से भी ज़्यादा बढ़ा दिए प्राइस। बट ये टेम्परेरी होता है क्योंकि डिमांड देखकर कंपनीज अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा देती हैं, फिर बाद में डिमांड उतनी नहीं रहती, मार्जिन फिर कम होने लगते हैं। कुछ कंपनी स्मार्टली अपनी कॉस्ट कम करती हैं, जैसे कि अकाउंटिंग और रिकॉर्ड हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दो ऐसे फील्ड हैं जहां स्मार्ट तरीकों से कॉस्ट कटिंग की जा सकती है। लेकिन ये एक रात में नहीं होती, तो इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी कॉस्ट कटिंग के लिए और मार्जिन इंप्रूव करने के लिए क्या कर रही है। टॉप एग्जीक्यूटिव से बात करके हमें इसका पता चल सकता है। जो कंपनीज ऑलरेडी अच्छा काम कर रही हैं कॉस्ट कटिंग में, वो लाइकली फ्यूचर में भी करती रहेंगी। 7th पॉइंट, क्या कंपनी के लेबर और एम्प्लॉय रिलेशंस ज़बरदस्त हैं? अगर बार बार स्ट्राइक्स हो रही हैं और लंबे टाइम तक स्ट्राइक्स हो रही हैं तो उसका प्रोडक्शन पे बुरा असर पड़ेगा और फिर ऐसी कंपनीज जिनका लेबर टर्नओवर ज़्यादा है उनको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि नए एम्प्लॉय को ट्रेन करने में कंपनी की कॉस्ट बढ़ती है। ऐसी कंपनीज जिनके एम्प्लॉयज़ के कोई यूनियन नहीं होते वो यूजुअली अच्छे रिलेशंस वाली होंगी। बट अगर यूनियन है भी और कंपनी की मैनेजमेंट के साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्ट्राइक्स नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशंस अच्छे ही होंगे। कंपनी का लेबर टर्नओवर दूसरी कंपनीज के रिलेटिव जो सेम इंडस्ट्री में है या सेम एरिया में है आपको बताएगा रिलेशंस कैसे हैं। अगर कंपनीज मास हायरिंग और मास फायरिंग करती हैं तो अच्छा साइन नहीं है। अच्छी कंपनीज एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस जल्दी सेटल करती हैं, अबव एवरेज प्रॉफिट्स कमाती हैं और अबव एवरेज सैलरीज पे करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, और एप्लीकेंट्स की लंबी वेटिंग लिस्ट होती है उन कंपनीज में काम करने के लिए। अगर कंपनी के प्रॉफिट्स बिलो एवरेज सैलरी पे करने से आ रहे हैं तो जल्दी सीरियस प्रॉब्लम होने वाली है। 8th पॉइंट, क्या कंपनी के एग्जीक्यूटिव रिलेशंस ज़बरदस्त हैं? कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स ही कंपनी को सही दिशा में लेकर जाते हैं। उनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है। टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स कंपनी में रहने चाहिए और रहते हुए वो अपना मैक्सिमम दे सके, ऐसे रिलेशंस होने चाहिए। कंपनी में ऐसा कल्चर होना चाहिए कि प्रमोशन एबिलिटी के बेसिस पे मिलती है, ना कि फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म की वजह से। सैलरी इंडस्ट्री जितनी होनी चाहिए। बाहर से एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए बंदे सिर्फ तब सेलेक्ट करने चाहिए जब अंदर कोई उस पोजीशन के लायक ना हो। इन्वेस्टर कंपनी के अलग अलग लेवल के कुछ एग्जीक्यूटिव से बात करके इजीली इस बारे में जान सकता है। 9th पॉइंट, क्या कंपनी के पास मैनेजमेंट डेप्थ है? मतलब क्या कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी डेलीगेट करती है या नहीं? मतलब वन मैन आर्मी तो नहीं है। एक स्मॉल कंपनी बहुत सालों तक बहुत अच्छा कर सकती है सिर्फ एक आदमी की लीडरशिप के अंडर, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कंपनी का साइज इतना हो जाएगा कि एक बंदा नहीं संभाल सकता पूरी कंपनी को। जो बातें हमने 8th पॉइंट में की वो ज़रूरी है मैनेजमेंट डेप्थ डेवलप करने के लिए कंपनी में।
सीनियर्स को अपने जूनियर्स को उनके काम परफॉर्म करने के लिए एडिक्वेट अथॉरिटी देनी चाहिए। ये आदत शुरुआत से ही कंपनी को डेवलप करनी चाहिए, नहीं तो साइज बड़ा होने पे दो प्रॉब्लम आएंगी। एक बंदा हैंडल नहीं कर पाएगा सब कुछ और बाकियों को आता नहीं हैंडल करना क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं। और फिर मैनेजमेंट को अपना ईगो साइड पे रख के एम्प्लॉयज के सजेशंस वेलकम करने चाहिए, चाहे वो करंट मैनेजमेंट पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म क्यों ना हो। 10th पॉइंट, कंपनी के कॉस्ट एनालिसिस और अकाउंटिंग कंट्रोल्स कितने अच्छे हैं। अगर कंपनी अपने ओवरऑल कॉस्ट डिटेल में एक्यूरेटली ब्रेक डाउन नहीं कर सकती, ये दिखाने के लिए कि ऑपरेशन के हर स्टेप में कितना खर्चा हुआ, तो वो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अगर मैनेजमेंट एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट ही नहीं पता कर सकती, वो प्राइसिंग कैसे डिसाइड करेगी। अगर आप मैनेजमेंट से पूछेंगे तो वो आपको डिटेल्ड कॉस्ट शीट भी दे देगी, बट इम्पोर्टेंट डिटेलिंग नहीं है बल्कि एक्यूरेसी है। बट इन्वेस्टर खुद वेरीफाई नहीं कर सकता नंबर्स। अगर कंपनी की मैनेजमेंट कॉस्ट एनालिसिस और अकाउंटिंग कंट्रोल्स की अहमियत समझती है और बाकी ज़्यादातर पॉइंट्स पे अबव एवरेज है, तो वो इस फील्ड में भी अबव एवरेज होगी। बाकी पॉइंट्स अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।